गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं हम। न्यूज़पेपर में आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आर्टिकल 2 को डिस्कस करेंगे हम। ऑल अबाउट गांधी जी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे उनका फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान रहा, क्यों 2 अक्टूबर को ही दोनों का जन्मदिन मनाया जाता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं और उसके बाद अंदर के न्यूज़पेपर के आर्टिकल हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। आप इससे बेफिक्र रहिए कि कोई भी आर्टिकल इन फ्यूचर छूटेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और सर के द्वारा नहीं डिस्कस किया गया, तो आप 100% श्योर मानिए कि वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आएगा, क्योंकि हम उस पर एलेबरेटली डिस्कशन करते हैं और उस पर रिसर्च करके फिर वो आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारी आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, तो पहले फर्स्ट आर्टिकल किससे रिलेटेड है? जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। देखो, हमने जीएसटी के बारे में पहले भी बहुत डिस्कस किया है और ये आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि चीज़ें रिपीट होती रहें। तो पहली बात यहाँ क्या बताइएगा कि ग्रॉस रेवेन्यू जो है हमारा जीएसटी का, वो डिक्लाइन हुआ है लास्ट सितंबर से। मतलब ओवरऑल रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, मगर इन्होंने लास्ट सितंबर से कंपेयर किया है, तो उस कंपैरिजन में हमारा ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो घट रहा है। तो यही चीज़ इस आर्टिकल में बताई गई है। अगला आर्टिकल क्या है कि जो एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो जेट में यूज़ होता है, उसके प्राइजेस बढ़ गए हैं और कॉमर्शियल एलपीजी के भी प्राइजेस बढ़ गए हैं। देखो, डोमेस्टिक एलपीजी को मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि उज्ज्वला योजना के अंदर कैसे डोमेस्टिक एलपीजी को बीपीएल फैमिली को फ्री कनेक्शन दिए गए। 2016 में ये उज्ज्वला स्कीम स्टार्ट हुई और किस मिनिस्ट्री ने की ये भी मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके द्वारा ये उज्ज्वला स्कीम लाई गई थी। तो इसके पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉमर्शियल एलपीजी के प्राइसेस बढ़े। कॉमर्शियल एलपीजी जो 19 किलो का सिलेंडर होता है, जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है, इसमें 209 रुपये प्राइस बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम डे टू डे 1 बाई 1 आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, क्योंकि आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। देखो, एक आर्टिकल में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है और एक केसेस में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। ये चीज़ आप डे टू डे अगर पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर डेली आप एक केस पढ़ लेते हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और डेली एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जितना हम 28 मिनट या 30 मिनट में कवर कर पाते हैं वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 कह रहा है एडमिशन और स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट। देखो, इसके वर्ड से ऐसा लग रहा है कि हम अपने भारत, प्यारे भारत के अंदर से कि न्यू स्टेट बनाएंगे नहीं, मगर आप ये चीज़ जान लीजिए जो आर्टिकल 2 है वो हमारे मेनली स्टेबलाइज करता है न्यू स्टेट को फ्रॉम द अदर टेरिटरी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया, बांग्लादेश को कुछ इनक्लेव दी और उसके द्वारा कुछ इनक्लेव हमें दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि आपको अगर अपनी टेरिटरी अदर कंट्री को देनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा था। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, आप आगे देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। देखो क्या कहा गया, सेसेशन, ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट, सब्जुगेशन, मतलब बात वही है। देखो, सेसेशन माने हम अपनी टेरिटरी किसी को दे रहे हैं। ऑक्यूपेशन, मान लो कि ये इंडियन ओशियन है और इंडियन ओशियन में कोई भी आइलैंड पे इस पर निवास नहीं करता है, तो ये ऑक्यूपाइड कर रहे हैं हम। तो ऑक्यूपाइड करने के लिए हम आर्टिकल 2 का सहारा लेंगे, क्योंकि ये हमारी टेरिटरी में नहीं आता है। कॉन्क्वेस्ट, हम किसी को जीत लेते हैं, ये आज के दौर में पॉसिबल नहीं है, मगर ये चीज़ें दी गई हैं, इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ जाए। सब्जुगेशन
मतलब हम कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा रीजन है ये, मगर पाकिस्तान इसको कंट्रोल करता है, मगर ये प्यारे इंडिया का पार्ट है ये, मगर पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आगे हम इसे कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं, सब्जुगेट कर लेते हैं, तो इस केस में आर्टिकल सेकंड का यूज़ होगा। देखो इस तरह से ये आर्टिकल सेकंड यूज़ होता है। देखो डिफरेंस भी यहाँ बताया गया है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस देखो क्या कह रहा है। आर्टिकल 2 कह रहा है स्टेबलाइज और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। देखो वही बात बताई गई है कि हमारी टेरिटरी मतलब यूनियन ऑफ इंडिया का अगर कोई चीज़ पार्ट नहीं है तो हम उसे आर्टिकल 2 के तहत लेते हैं, जबकि आर्टिकल 3 के तहत इंटरनल एडजस्टमेंट करते हैं। और इंटरनल एडजस्टमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो यही नट सेल करके ये चीज़ आर्टिकल 2 की बताई गई है। एडमिशन और इंसेप्शन हैव नॉट आ कंसीडर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, जो पार्ट कभी इंडिया का पार्ट नहीं था। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत पड़ती है जो आर्टिकल 368 के अंदर है। मुझे आप बताइए आर्टिकल 368 किस पार्ट के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर आता है। आज गांधी जी की जन्म एनिवर्सरी है, मतलब उनका जन्म आज के दिन हुआ था, तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या किस तरह से उन्हें फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान दिया। तो ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने इसको एलेबरेटली डिस्कस किया, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा आर्टिकल कवर करने के चक्कर में कम डिस्कस करते हैं, मगर हम कम आर्टिकल अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इनकी माँ का नाम पुतलीबाई था और इनके फादर जो थे वो दीवान थे। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, इसलिए इन्हें M.K. गांधी भी कहा जाता है। ये इंडियन लॉयर थे। आप ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि महात्मा गांधी इंडियन लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, राइटर थे, बहुत सारी बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं और नेशनल मूवमेंट में कितना बड़ा योगदान रहा है गांधी जी का, ये सब आप जानते ही हैं। ये चीज़ जान लीजिए, ये चीज़ हम भूल जाते हैं अक्सर कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई और फादर ऑफ द नेशन की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं लिखता चला जाऊंगा, बाकी चीज़ आपको ऐसे ही इंटरनलाइज हो जाएगी, मगर कुछ चीज़ें इंटरनलाइज नहीं हो पाती। जैसे इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई और फादर ऑफ नेशन की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी गई। क्या हुआ, ये 21 साल के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए लीगल प्रैक्टिस करने के लिए कि वहाँ पर जो लीगल केसेस होंगे उनको हम लड़ेंगे और इंडिया के लोगों को जस्टिस दिलाएंगे। मेनली पहले पर्पस इंसान का यही होता है कि मैं करियर ऑक्यूपाई करूँ, तो गांधी जी का मेन पर्पस यही था। मगर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ट्रेन में, उस अगर गांधी आपने मूवी देखी है तो गांधी जी जब ट्रेन से जा रहे हैं अफ्रीका तो गोरे लोगों ने नीचे फेंक दिया था एक डिब्बे से, बोले आप इस डिब्बे में नहीं बैठ सकते, ये वाइट के लिए। तभी गांधी जी का वहीं से माइंड चेंज हो गया था और वहीं से धारे का रुख चेंज हो गया था। ठीक है, इन्होंने ये आश्रम भी स्टेबलाइज किए, फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फॉर्म। ठीक है, और बोयर बार और जूलू रिबेलियन। एक्चुअली क्या होता था, कॉलोनियल पावर जो है अफ्रीका में भी लड़ती रहती थी, तो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री से लड़ते लड़ते कॉलोनियल पावर ने बहुत कुछ गेन किया, मतलब गेन, इकोनॉमिक गेन, डोमिनेंस, अनइथिकल गेन। तो बोयर बार भी ये अफ्रीका कंट्री में हुई और जूलू रिबेलियन ये भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ। तो ये रिबेलियन में गांधी जी ने बहुत सारी इन्हें मदद प्रोवाइड की, इंडियन एम्बुलेंस और स्ट्रेचर वगैरह प्रोवाइड की। इसके बाद गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली। आप जानते ही हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि अपनी छोड़ दी थी। तो आप आज ये भी जान लीजिए, ये बहुत कम जगह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि क्यों मिली थी। एक्चुअली बोयर बार
और जूलू रिवेलियन में गांधी जी ने इंडियन की तरफ से एम्बुलेंस वगैरह स्ट्रेचेस वगैरह प्रोवाइड की थी। देखो गांधी जी का मेन पर्पस था कॉलोनियल पावर को एक्सप्लॉइट करना नहीं था। गांधी जी कहना चाहते थे हमें ऑटोनॉमी दे दो, हम इंडियन अपने तरीके से गवर्न करना चाहते हैं चीज़ों को, तो प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन आवर पार्लियामेंट्री डिस्कशन एंड आवर इंटरनल डिस्कशन। मगर जो कॉलोनियल पावर थी वो गांधी जी के वार्निंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इस वजह से भी ज़्यादा दिक्कत हुई है। देखो आगे क्या बताया गया है, गांधी जी ने नटल इंडियन कांग्रेस 1894 में गांधी जी ने नटल इंडियन कांग्रेस स्टेबलाइज की वहीं पर अफ्रीका के अंदर, और बहुत सारे कैंपेन भी चलाए गए जिसमें ब्लैक रजिस्ट्रेशन एक्ट। एक्चुअली क्या होता था, बहुत सारे कॉलोनियल पावर के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। देखो ब्लैक को रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया, ब्लैक में ऐसा नहीं है सारे अफ्रीकन ब्लैक, हम इंडियन ब्लैक भी आ जाते थे। और मैरिज को जो है आपको कहा गया कि आप क्रिश्चियन रीति रिवाज से करोगे वरना मैरिज मान्य नहीं होगी। इस सब के खिलाफ गांधी जी ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया। देखो कहना आसान है कि गांधी जी ने बहुत आंदोलन किया, ये किया वो किया, मगर उसको रियल लाइफ में आप देखेंगे, उसको इमेजिन करेंगे तो बहुत टफ होता है। किसी की डोमिनेंस में आप एक आंदोलन चला रहे हैं, आपकी जान भी जा सकती है, आपका ऑपरेस भी किया जा सकता है, आपको प्रताड़ित भी किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन देख लेते क्या हुआ। देखो गांधी जी कब लौटे थे, 1915 के करीब, 9 जनवरी 1915 के करीब गांधी जी इंडिया में आए। ये डेट गलत भी हो सकती है मगर मुझे कंफर्म है। और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपसे अक्सर पूछता है, यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को, देखो डेट ये गलत भी हो सकती है, मैं कंफर्म कर दूंगा बात को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से इंडिया में आए थे, इसीलिए उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता। और उसके बाद गांधी जी ने कहा था अभी मैं कोई आंदोलन नहीं करूंगा, 1-2 साल इंडिया की कंडीशन को देखूंगा, फिर उसके बाद अपनी व्यूज़ रखूंगा। फिर उसके बाद 1917 में क्या हुआ, फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ। देखो मैं आपको कुछ पॉइंट बोलूँगा, उसे आप नोट करते रहना। जैसे चंपारण मूवमेंट 1917 बिहार में हुआ, ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था। खेड़ा मूवमेंट जो हुआ गुजरात में, ये जो था ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ये किसी नोट्स में नहीं मिलते हैं, जो लेक्चर के द्वारा बोले जाते हैं। हम लोग जो स्पीच सुनते हैं किसी की, तो अक्सर वो किताबों में नहीं मिलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चंपारण मूवमेंट सिविल डिसोबीडिएंट था, मगर ये फर्स्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, चंपारण मूवमेंट 1917 में जो हुआ बिहार में, ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था। इसमें क्या किया गांधी टू मेक ब्रिटिशर एग्री टू द डिमांड ऑफ फार्मर हु वर फोर्सफुली मेड ग्रो इंडिगो। मतलब क्या किया जा रहा था, ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे इंडिया में इंडिगो को फोर्सफुली इम्पोज किया जाता था। देखो क्या होता था, जिस टाइम की ये बात है, इससे पहले ब्रिटिशर्स को अच्छी क्वालिटी की कलर नहीं मिलते थे, इंडिगो नहीं मिलती थी कपड़ों के लिए किसी चीज़, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है। उसके बाद ब्राज़ील वगैरह में एक इंडिगो टाइप का प्लांट आया, मगर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो ये फोर्सफुल ग्रो किया जाता था इंडिगो को, इसको ब्रिटिशर्स को छूट देना पड़ी और ब्रिटिशर ग्रांट करना पड़ी, कंट्रोल और कंपनसेशन भी फार्मर्स को देना पड़ा। देख रहे हैं आप, पावर देखिए एक आदमी की, गांधी जी की एक पावर आप देखिए कि कहाँ से धारे का रुख मोड़ दिया। फिर खेड़ा मूवमेंट हुआ 1918 में। मैंने जैसे बताया ये कि खेड़ा मूवमेंट जो था फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जो गुजरात में हुआ। क्या हो रहा था कि ये जो टैक्सेस थे, देखो यहाँ लिखा है, गांधी जी टूवर्ड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड इन्वॉल्व सोशल बाइकआउट ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल। मतलब क्या होता था, जो वर्क करते थे उनके द्वारा जो काम किया जाता था उनको टैक्सेस का पेमेंट नहीं दिया जाता था। तो ये सब खेड़ा मूवमेंट में था। खेड़ा मूवमेंट अगर आप पढ़ेंगे 1918 में, तो गांधी जी का बहुत बड़ा यूज था, जिसमें जो वहाँ के वर्कर्स थे उनके राइट्स को गांधी जी ने प्रोटेक्ट किया था। 1918 में ही
अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ फिर मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। आप ये सब चीज़ नोट कर लेना, कौन सी चीज़ फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, कौन सी चीज़ फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था और कौन सी चीज़ फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था। क्या हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे, प्लेग बोनस देने को कहा था, मगर ये प्लेग बोनस एंड कर दिया था। तो गांधी जी ने, वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि प्लेग जो आया है उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हमें 50% प्लेग बोनस देना चाहिए, मगर गांधी जी ने कहा कि आप इसे 35% की मांग करो। उसके बाद गांधी जी की ये चीज़ भी सक्सेसफुल हुई, मतलब सक्सेस पे सक्सेस गांधी जी को मिलती रही और यहाँ पर एक अच्छा आंदोलन डेवलप हुआ। ठीक है, इसके बाद खिलाफत मूवमेंट हुआ। आप जानते ही हैं खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था। देखो, खिलाफत मूवमेंट होने के पीछे रीज़न था, जो खलीफा था, ओटोमन एम्पायर को उस टाइम खलीफा माना जाता था इस्लाम का। तो खलीफा कहते हैं जो इस्लाम के रिलीजियन को गाइड करता है, कि ये खलीफा जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के इस्लाम को गाइड करता है। ये खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ कि ओटोमन एम्पायर जो हमारा खलीफा था, सुन्नी वर्ल्ड का खलीफा था, उसको डिग्रेड किया गया, प्रॉपर्टी को ब्रिटिशर्स के द्वारा छीन लिया गया। ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम के अगल बगल ही हुआ। ठीक है, तो इसके खिलाफ सारे मुस्लिमों ने कहा कि उनकी ओटोमन एम्पायर जो खलीफा हैं उनकी प्रेस्टीज को वापस किया जाए। इसका यूज़ या फिर इसका उपयोग गांधी जी के द्वारा मुस्लिम यूनिटी के लिए किया गया और ओवरऑल कंट्री को यूनाइट किया गया, और गांधी जी ने प्रोमिनेंट स्पोक पर्सन बने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। ठीक है, इसी के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गया 1920 में। देखो, आप खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आप जब देखोगे तो आपको एहसास होगा कि दोनों एक ही हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट मर्ज हो गया और इन्होंने गोल रखा कि हम स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट लेंगे। देखो, आप एक चीज़ जान लीजिए, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे या हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ेंगे तो स्वराज भी कई टाइप का मांग कर रहे थे लोग। पहले के द्वारा स्वराज मांग किया जा रहा था ओवर शैडो ऑफ कॉलोनी, और मतलब उसके अंदर हम इंडियन वाले राज करेंगे, मगर कुछ लोगों के द्वारा कहना था कि हम ओवर फेडो कुछ नहीं, हमें अपनी ऑटोनॉमी चाहिए। तो 1932 के बाद ये मांग बहुत बढ़ गई थी कि स्वराज हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि स्वराज हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसका नारा है। ठीक है, यूनिटी फास्ट, मतलब ये 1924 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने फास्ट रखा था। अब 1929 देख लीजिए, सत्याग्रह कैंपेन हुआ, डांडी मार्च हुआ, जो साल्ट टैक्स जो लगाया जाता था उसके विरोध में, और यही डांडी मार्च जो आगे चलकर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो 1934 में लास्ट हुआ उसका पार्ट बना। देखो, डांडी मार्च आप देखोगे तो ये डांडी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अहमदाबाद से चलकर डांडी जो गुजरात में एक जगह वहाँ पर हुआ था। 388 किलोमीटर देखो गांधी जी पैदल चले। आप सोच भी नहीं चल सकते आज के दौर में 388 किलोमीटर पैदल चलने की। आगे क्या बताया गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में हुआ, जब गांधी जी को लगने लगा कॉलोनियल पावर कमज़ोर पड़ने लगी हैं, सत्याग्रह मजबूत हो रहा है, तो गांधी जी ने नारा दिया, स्लोगन दिया, डू और डाई का नारा दिया, और गांधी जी ने इस पर कहा कि अब हम अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। इसके बाद ब्रिटिशर्स मजबूर हो गए इंडिया छोड़ने पर, और यही गांधी जी का योगदान आज हमारे द्वारा 2 अक्टूबर के दिन, 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन हमेशा याद किया जाता है। अब गांधी जी ने कुछ बुक लिखी, उनको हम तेज़ी से देख लेते हैं, जो हमारे 2 एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। देखो, हिंद स्वराज 1909 में लिखी, इंडियन होम रूल 1910 में, सरमन ऑन सी, ठीक है, सरमन ऑन सी लिखी, दक्षिणा अफ्रीका सत्याग्रह इतिहासा, ठीक है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सत्याना परियोजना अथावा आत्मकथा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्टोरी ऑफ एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। हिंदी में नाम तो टफ है, मगर इंग्लिश में बहुत फेमस नाम है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मंगल प्रभा इंडिया
इंडियाज केस ऑफ स्वराज, ये स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, इंडियन स्टेट्स प्रॉब्लम, गुड लाइफ, गांधी अगेंस्ट फासिज्म, फ्रॉम यरबदा मंदिर, आश्रम ऑब्जर्वेशन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, वुमेन एंड सोशल इनजस्टिस, सेल्फ रिस्ट्रेन, सेल्फ इंडल्जेंस, गांधी ग्राम। ये बुक आप एक बार देख लेना, ये आपको एक बार में याद नहीं होगी। मेरी आपसे गुजारिश है इसका प्रिंट आउट करके आप लगाएं अपने कमरे में, डे टू डे याद हो जाएगी। अगला आर्टिकल हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है। देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, जो मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय आप अगर देखेंगे तो बनारस के अगल बगल में ये पड़ता है, ठीक है। मुगल सराय एक रेलवे टाउन है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1930 में फ्रीडम स्ट्रगल में। काशी विद्यापीठ से इन्होंने एजुकेशन पाई और बैचलर की डिग्री पाई, ठीक है। ये मिनिस्टर रहे 1951 से, रेलवे मिनिस्टर रहे 1951 से 56 तक, मगर 1956 में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। आप ये चीज़ देखो, 1956 में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया कि किस आधार पर, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेलवे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। क्या आप आज के दौर में किसी मिनिस्टर से या किसी गवर्नमेंट से उम्मीद कर सकते हैं वो रिज़ाइन दे देगा? कि कोई रिज़ाइन नहीं देता है। तो उसके बाद इन्होंने फिर से ज्वाइन किया 1957 से 64। अब यह चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे 1964 से 67 तक, ठीक है। 64 से 66 तक। और जो चाइना से हमारी वॉर हुई थी और जो हमारा मानसून और ड्रॉट आया था, तो उसकी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया गया। पाकिस्तान से क्या कहते हैं, पाकिस्तान से करार करने के लिए, पाकिस्तान से एक ट्रीटी साइन करने के लिए तस्केंत गए हुए थे 10 जनवरी 1966 को। तो वहीं इनकी डेथ हो गई तस्केंत में, ठीक है। यूएसएसआर का पार्ट था, मगर अब ये उज़्बेकिस्तान का पार्ट है। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया। तस्केंत एग्रीमेंट अयूब खां से होना था और ये था वॉर के एंड के लिए, जो ये वॉर हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या हुआ, पहले ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे या पहले ऐसे पर्सन थे जिन्हें भारत रत्न उनके मरने के बाद दिया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे द्वारा आज डिस्कस किए गए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।